सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के उज्जवल भविष्यों। तो चल रहा है चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया और बहुत कुछ हमने डिस्कस किया था। गांधी जी की एंट्री करवा दी थी हमने मूवमेंट में और 3 बैक टू बैक सत्याग्रह भी गांधी जी ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए थे। अब ये सब करने के बाद गांधी जी थोड़ा बोल्डन हो गए थे, मतलब थोड़ा जोश में आ गए थे कि मतलब 3 सक्सेसफुल रैलीज करवा दी, 3 सत्याग्रह मेरे सक्सेसफुल रहे। मतलब जैसा कि एक बैट्समैन अगर नया बैट्समैन आया है 3 मैच में लगातार चलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो गांधी जी में भी जब ये देखा कि 3 सत्याग्रह बैक टू बैक बहुत सक्सेसफुल रहे और मुझे लोगों का सपोर्ट मिला तो गांधी जी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। ठीक है कि अब हम और बड़े बड़े सत्याग्रह कर सकते हैं और भी लोगों को इससे फायदा पहुंचा सकते हैं। तो उसी तरह का एक और इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट को पहले हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम उस इंसिडेंट के पीछे का रीजन जानते हैं। ठीक है, एक एक्ट है द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। अच्छा, ये कोई एक्ट तो बुक में लिखा ही नहीं है। जी हाँ, ये बुक में है और ये जो बुक में है, बुक में इसे लिखा हुआ है क्या? रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसी को हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसका एक्चुअल नाम ये था। रॉलेट एक्ट इसलिए नाम है क्योंकि इसमें जो एक्ट बनाने की कमिटी का जो हेड था वो रॉलेट था, उस बंदे का नाम था रॉलेट। ठीक है, थे मैं नहीं बोलूंगा, आई डोंट गिव देम रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप लोग थे श्रीमान कहिए, जो भी कहना कहिए। तो रॉलेट उसका हेड था कमिटी का, उसने ये लॉ मतलब बनाने में सबसे बड़ा रोल था। उसका नाम था लॉ का एक्चुअली में द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ना आपको डेट याद रखने की जरूरत है, आपको बस साल याद रखना है कि 1919 में ये एक्ट पास करवाया गया था। ठीक है, डेट क्या थी? 21 मार्च। इसी एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। और खास में इस चीज को और बता दूं, गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ब्लैक एक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है? आपको क्वेश्चन आएगा कि गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ रॉलेट एक्ट। अगर आपको रॉलेट एक्ट का ब्रीफ आइडिया देने के लिए बोला जाए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो खाली आपको इतना एक्सप्लेन करना है। ठीक है, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन मार्च 1919 या फिर इन 1919, खाली इतना भी लिख सकते हो। क्लियर है? फिर ये 2 लाइन लिखोगे। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि वाई गांधी जी कॉल्ड रॉलेट एक्ट अ ब्लैक एक्ट, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को एक ब्लैक एक्ट क्यों कहा था, तो उसके लिए अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो खाली आपको इतना लिखना है, ये वाला। ठीक है, और अगर 2 या 3 मार्क्स में पूछते हैं तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दो, इतना भी लिख दो। ठीक है, ये सब अभी नहीं लिखना है। क्लियर है? ये क्या चीजें मैं बाद में बताता हूं। क्लियर है? अच्छा, अब इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन कि रॉलेट एक्ट में वाकई में था क्या एक्चुअली में। द एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड। हरीडली पास समझ रहे हो ना? हरीडली, जल्दबाजी में पास करवाया गया था इसे थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडिया में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एक गवर्निंग बॉडी थी। ठीक है, उसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे और ब्रिटिश मेंबर्स भी थे। इंडियन मेंबर्स जो थे सभी ने मिलकर इसका विरोध किया था कि नहीं, ये एक्ट पास नहीं होना चाहिए। इनके विरोध के बावजूद, डेस्पाइट ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, ठीक है, इंडियन मेंबर्स का अपोजिशन था, इंडियन मेंबर्स ने इसके लिए मना किया कि नहीं, ये एक्ट पास मत करो, ये गलत है, तो भी इस एक्ट को जल्दबाजी में पास करवाया गया। क्या रीजन हो सकता है जल्दबाजी में पास करवाने का? क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल बहुत तेजी से फैल रहा था। ठीक है, हर इलाके में लोग अवेयर हो रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे थे। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन लोग ने फटाफट ये एक्ट पास करवाया। ऐसा तो क्या था इस एक्ट में कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक्ट जल्द से जल्द पास हो जाए? तो देखते हैं। इट गिव इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उन्हें दबा देने के लिए, रिप्रेस करना मतलब उन्हें दबा देना, उनको रोक देने के लिए इनके ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। इस लॉ के बाद, ये लॉ पास करने से उनको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, उनकी पुलिस वगैरह को, कि वो एक्शन ले सके, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उसको रोक सके। क्लियर है? एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, ये ध्यान रखना, विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी ट्रायल, समझ रहे हो ना? मतलब कोई सुनवाई वनवाई नहीं। ठीक है, पुलिस सीधा पकड़ेगी, उठा के जेल में डाल देगी 2 साल के लिए। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसे थोड़े टाइम के लिए डिटेंशन में रखा जाता है, उसको पूछताछ करने के लिए भी पहले उसे कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ठीक है, कोर्ट अगर ऑर्डर देगा कि आप इसको अरेस्ट कर सकते हो इतने टाइम के लिए या इतने टाइम के लिए,
तब आप उसको अरेस्ट करके रख सकते हो, अदरवाइज आप उसको अरेस्ट करके नहीं रख सकते। अगर गवर्नमेंट ने मतलब कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस लॉ में इन्होंने क्या बनाया था कि आप किसी भी प्रिजनर को, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, मतलब प्रिजनर मतलब ना जो कैदी हैं, ठीक है, प्रिजनर तो बाद में बनेंगे, मतलब कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है कि ये बंदा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, हड़ताल कर रहा है, ज़्यादा हमको परेशान कर रहा है गवर्नमेंट को, उसको उठा के ले जाओ, बिना किसी केस वेस के, बिना किसी ट्रायल के डाल दो जेल में। 2 साल तक तो कम से कम आप उसे जेल में रख सकते हो। 2 साल से ज़्यादा रखना है तो फिर कोर्ट वोर्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का पावर इनके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में, ये लॉ पास करने की वजह से, है ना। तो ये लॉ बड़ा ही देखा जाए तो गलत है ना। आप ऐसे ही किसी को भी बिना किसी जुर्म के उठा के जेल में थोड़ी डाल सकते हो। अगर वो विरोध कर रहा है तो विरोध करना उसका अधिकार है। पहली बात तो आप उसके देश में घुस आए हो, दूसरी बात कि आप उसको निचोड़ रहे हो, उसको खा रहे हो, उसका बर्बादी कर रहे हो उसकी, तो भी अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसको उठा के जेल में डाल दोगे, ये क्या बात हो गई। तो ये बड़ा ही अनजस्ट लॉ था, राइट, बड़ा ही क्या बोल सकते हैं उसको, अन्यायपूर्ण, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें न्याय की उम्मीद नहीं थी, ऐसा लॉ था ये। इसीलिए इस लॉ को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा था, ठीक है, इस एक्ट को गांधी जी ने कहा था ब्लैक एक्ट, कि ये काला कानून है। क्लियर है, पक्का। तो इतना समझ में आ गया गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट क्यों कहा था और रॉलेट एक्ट में था क्या। क्लियर है। अच्छा, अगर आपको रॉलेट एक्ट के पीछे शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, कि ये लो 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, तब आप क्या करोगे। तब आप इसको इतना पूरा डिटेल में कवर करोगे, ठीक है, सारी चीज़ें लिखोगे। क्लियर है। पर इतना कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सब आफ्टर मैथ है, मतलब इसके बाद का इफेक्ट है कि रॉलेट एक्ट पास हो जाने के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट पास होने के बाद का क्या असर हुआ, या हाउ इंडियंस रिएक्टेड आफ्टर द पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट पास हो जाने के बाद इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया। क्लियर है। तो उसमें ये सारी चीजें और आगे 1-2 चीज आएंगी वो भी हम लिखेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो सारे इंसिडेंट्स है ना, ये जो भी चीजें हो रही है ना, इन सब का एक बहुत ही बड़ी घटना के साथ रिलेशन है, जलियांवाला बाग कांड के साथ। ठीक है, जलियांवाला बाग के बारे में आप बहुत अच्छे से सुन चुके होंगे, ठीक है, आपको पता होगा वहां क्या हुआ था। ठीक है, तो आज देखो कि वो कंडीशन कैसे खड़ी हुई थी, वहां तक हम पहुंच रहे हैं इस कहानी से। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कशन करते करते आपको पता चलेगा कि वो माहौल कैसे तैयार हुआ, क्या हुआ वहां पर कि जाकर बाद में ऐसा कांड हो गया। ठीक है, तो गांधी जी का जैसे मैंने बताया कि 3 सत्याग्रह सक्सेसफुल रहे, गांधी जी पूरे कॉन्फिडेंस में थे। तो गांधी जी ने सोचा इस लॉ को अपोज करने के लिए एक और मूवमेंट चलाया जाए जो कि सिविल डिसोबीडियंस होगा। हालांकि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, इसमें खाली लिखा गया है नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि इस कानून के अगेंस्ट में हम लोग सब खड़े रहेंगे, नॉन वायलेंटली, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा। आपको पता है गांधी जी का मेन हथियार यही था सत्याग्रह में, वो लड़ाई झगड़े पे नहीं विश्वास करते थे। राइट, सामने वाले का कॉन्साइंस जगाना है, ठीक है ना, सामने वाले की अंतरात्मा को जगा देना है ना। देखते हैं कितना जगा पाते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है वो कानून मानने से मना कर देना। ठीक है, तो गांधी जी ने यह कहा कि जो कानून ये ब्रिटिशर्स ने बनाया, ये वाला कानून, हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको नहीं मानेंगे, हम मारपीट भी नहीं करेंगे, बस इस कानून को भी नहीं मानेंगे। ठीक है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो गांधी जी ने यह डिक्लेयर किया और उन्होंने बोला एक हम ऐसा बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, एक और सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। आप इसे रॉलेट सत्याग्रह भी कह सकते हो। ठीक है, इसे हम रॉलेट सत्याग्रह भी कह सकते हैं, सत्याग्रह। ठीक है, तो ये सत्याग्रह का शुरुआत कब किया गया? 6 अप्रैल से, और उस दिन डिक्लेयर किया गया कि इसकी शुरुआत हम एक हड़ताल से करेंगे। ठीक है, हड़ताल तो समझते हो ना आप लोग, सब बंद कर देना। ठीक है, तो इस रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई 6 अप्रैल से। गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि हड़ताल किया जाएगा, तो हड़ताल हुआ। ठीक है, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वर क्लोज्ड। ठीक है, कई जगह रैलियां की गई, लोग बहुत बड़ी संख्या में उमड़े और लोगों ने नारे वारे लगाए होंगे अंग्रेज सरकार के खिलाफ वगैरह वगैरह। वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए रेलवे वर्कशॉप्स में। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो अंग्रेजों के लिए रेलवेज और टेलीग्राफ समझते हैं, जिससे मैसेज वगैरह ट्रांसफर होता था, फास्ट मैसेज ट्रांसफर होता था। ठीक है, लेटर्स वगैरह का, तो वो लेटर की जगह लेटर से फास्ट कम्युनिकेशन होता था उसमें। तो टेलीग्राफ्स और रेलवे जो थे अंग्रेजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था भाई? इनका एक्चुअली यहाँ पर आए किस लिए थे वो लोग?
ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करके यहाँ से जितना प्रोडक्ट निकाले बेच के पैसा कमाना, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल था रेलवेज का। साथ ही साथ इनका कम्युनिकेशन, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो रेलवेज और टेलीग्राफ उनका खास फोकस था। तो इसीलिए गांधी जी ने भी रेलवे में स्ट्राइक करवाई, ठीक है, वर्कर्स को वो किया, मोटिवेट किया, तो रेलवेज में स्ट्राइक लग गई, ठीक है। रेलवे वर्कशॉप्स बंद कर दिए गए, दुकानें भी बंद कर दी गई, ठीक है। बहुत बड़े तौर पर एक मूवमेंट चलवाया गांधी जी ने, है ना। अलार्म्ड बाय द अपसर्ज एंड स्कैर्ड ऑफ डिसरप्शन इन रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स, मैंने बताया कि अंग्रेजों को अब एक मतलब एक अलार्म होना, मतलब एक तरह से एक्टिव हो गए, बोला यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। अचानक तुमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा वो हो रहा है। अपसर्ज होना मतलब एक बड़ा सा क्या कह सकते हैं हम लोग कि निकल के आना, एक बड़े तौर पर ये रिवोल्यूशन उठ रहा था। तो बड़े तौर पर रिवोल्यूशन उठा तो अंग्रेजों का दिमाग खनका कि ये तो बहुत खतरनाक हो रहा है। उनको सबसे बड़ा डर क्या लगा पता है, कि उनकी रेलवेज और टेलीग्राफ का डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। डिस्ट्रप्शन हो जाना मतलब उस पर रुकावट लग जाएगी, है ना, नुकसान होने लगेगा उनको। तो इस चीज़ से उन्होंने सोचा कि हम इन नेशनलिस्टों को दबाएंगे, इनको कैसे भी करके उठा के डालो जेल वेल में, कुछ भी करके मूवमेंट रोकना पड़ेगा। तो जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे उनको उठा के जेल में डालना शुरू हो गया। क्या दिखाया गया यहाँ पर, लोकल लीडर वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड गांधी जी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। जो लोकल लीडर्स थे अमृतसर वगैरह के, ठीक है, उन सब को उठाकर जेल में डाल दिया गया, ठीक है, कि कोई मूवमेंट ना हो। अब भाई लीडर को उठा के डाल दोगे तो जो उनके फॉलोवर्स होंगे वो थोड़े ढीले पड़ जाएंगे, राइट, जोश कम हो जाता है। तो लीडर ही तो सबको मोटिवेट करता है ना। बोलते हैं ना नेताजी आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तो नेताजी को ही उठा के उन लोगों ने जेल में डाल दिया। तो गांधी जी को भी मना कर दिया गया कि आप दिल्ली में एंटर नहीं होंगे। गांधी जी पे भी रोक लगा दी गई, क्योंकि इनको पता था कि गांधी जी अगर दिल्ली में एंटर हुए तो यहाँ पर बड़ा क्राउड वो जमा कर सकते हैं, गांधी जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने गांधी जी को दिल्ली में एंटर होने से रोक दिया। फिर क्या हुआ, 10 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को तो हड़ताल हुई थी, ये सारे कांड होते रहे। 10 अप्रैल को क्या हुआ, पीसफुल प्रोसेशन लिखाना था लोगों ने, लोग शांति से ही अपना एक रैली निकाल के जा रहे थे, उस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। अब जब लोग शांति से अगर विरोध कर रहे हैं, शांति से प्रोसेशन निकाल के जा रहे हैं, तुमने उन पे गोलियां चला दी, तो भाई जाहिर सी बात है लोग उग्र हो जाएंगे, ठीक है। तो लोग वायलेंट हो गए, ठीक है, और लोगों ने फिर सीधा चालू कर दिया बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इन सब पे अटैक करना, ठीक है। तो जो भी रिवोल्यूशनरीज थे वो सब बहुत ही मतलब गुस्से में आ गए इस इंसिडेंट के पास। 10 अप्रैल को जब पुलिस ने फायरिंग कर दी, वो भी पीसफुल प्रोसेशन पे, तो लोग बहुत गुस्सा हो गए और इस वजह से इस तरह के अटैक्स वगैरह शुरू कर दिए। इसके आगे का भी देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जब लोग पीसफुली प्रोसेशन निकाल रहे थे उस पर भी पुलिस ने फायरिंग कर दी, तो लोग भड़क गए, वायलेंट हो गए, और इसकी वजह से बैंक्स वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह पर अटैक स्टार्ट हो गए। इन चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि अब इसको और ज़्यादा स्ट्रांगली हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड। क्या है ये मार्शल लॉ? मार्शल लॉ मतलब समझो मिलिट्री रूल, ठीक है। ये कब लगाया जाता है? जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि पुलिस के हाथ से बाहर हो गया है मामला, ठीक है, तो डायरेक्ट मिलिट्री को कमांड दे दिया जाता है उस इलाके का, ठीक है। किसी इलाके में अगर मार्शल लॉ लग गया मतलब वहाँ डायरेक्टली मिलिट्री को कमांड दिया जाता है, और जब वो रूल लग जाता है तो उस केस में जो नॉर्मल लॉस चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। आर्मी को पूरी छूट दे दी जाती है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको मारो, ठीक है। तो इन लोगों ने मार्शल लॉ लगा दिया ब्रिटिशर्स ने। अब इनके हिसाब से गलत मतलब क्या, कि अगर कोई इंडियन प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई रैली निकाल रहा है, तो वो गलत कर रहा है तो उसको मारना, ठीक है। तो इन लोगों ने इस तरह का मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है। और जनरल डायर, ठीक है, जी हाँ, क्या है, कैमरे पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, समझ लो। तो ये इस नीच आदमी को कमांड दिया गया था मार्शल लॉ लगाने के बाद। इसने क्या किया, 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला था, ठीक है। तो बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, बहुत से लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे, ठीक है। वहाँ मेला वगैरह लगता था और बहुत से लोग जमा हुए थे। इस केस में एक और चीज़ हुई थी कि बहुत से लोग उसमें ऐसे थे जो उस इलाके के बाहर के थे, ठीक है। जिस रीजन में ये मार्शल लॉ अप्लाई किया गया था उसके बाहर से भी कई लोग वहाँ पर बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। और जो लोग बाहर से आए थे उन्हें ये नहीं पता था कि इस रीजन में मार्शल लॉ लगाया गया है, ठीक है। वो लोग इस चीज़ से अनजान थे। सारे लोग जमा हुए मेला मनाने के लिए, फेस्टिवल मनाने के लिए।
जनरल डायर वहां पर अपनी फौज लेकर पहुंच गया, कुछ लोगों को लेकर पहुंच गया। उसने जो भी बाहर निकलने के रास्ते थे, एक बड़ा सा एरिया है, अगर कभी आप जलियांवाला बाग विजिट किया हो आपने तो, और अगर नहीं किया हो फ्यूचर में कभी आपको पंजाब जाने का मौका मिले तो वहाँ जरूर विजिट करना। तो जलियांवाला बाग का जो एग्जिट पॉइंट था, जहाँ जहाँ उन एग्जिट पॉइंट्स पर इन लोग ने जाके उसे कवर कर दिया और वहाँ ये लोग गन्स लेके खड़े हो गए और डायर ने ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया। मतलब वहाँ कोई मतलब सामने कोई इंसान लड़ाई नहीं कर रहा है, झगड़ा नहीं कर रहा है, वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए हैं। और ऐसी खबरें भी थी कि कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए थे, बट पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। ठीक है, कुछ लीडर्स अरेस्ट हुए थे, उसके अपोज में कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए भी लोग जमा हुए थे, और मोस्ट ऑफ लोग जो थे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। और जो प्रोटेस्ट भी करने आए थे वो उनका कोई ऐसा वायलेंट इंटेंशन नहीं था। तो पीसफुली सब चीज़ें चल रही थी। ये बंदा वहाँ पहुँचा, इसने एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया और लोगों पर ओपन फायर करवा दिया। उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं बख्शा गया, सबको गोली मारी गई। कई लोग वहाँ मारे गए। डेटा आज भी बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। कुछ लोग बोलते हैं 100 में संख्या थी, कुछ बोलते हैं 1000 में संख्या थी। जाहिर सी बात है उस टाइम ब्रिटिशर्स का गवर्नमेंट था तो भाई वो लोग तो कुछ क्लियर आउट आने नहीं देंगे, तो बातें दबा दी गई कितना फिगर था, लेकिन काफ़ी लोग मारे गए। ठीक है, आपने मूवीज़ वगैरह भी देखी होंगी, मूवीज़ में भी ऐसे सीन दिखाए गए होंगे कि कितना भयंकर वो सीन था। तो ये कांड हुआ 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल, ये याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। ठीक है, जिसमें कई लोग मारे गए। अब जब ये चीज़ हुई कि जो लोग मेला मनाने, फेस्टिवल मनाने के लिए जमा हुए हैं, वहाँ तुम जाके बच्चों, औरतों, बूढ़ों सबके ऊपर ओपन फायर करते हो, तो जाहिर सी बात है बाकी पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा उग्र हो गई, बहुत वायलेंट हो गई। इसकी वजह से कई जगह पर पुलिस में और रिवोल्यूशनरीज के बीच में झड़प हुई, आमने सामने की लड़ाई हुई पुलिस वालों के साथ लोगों की। साथ ही साथ कई बार कई जगहों पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, जैसे कि गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिसेस होंगे, बैंक्स होंगे या पुलिस स्टेशंस होंगे, इन सब पर अटैक्स हुए। ठीक है, काफ़ी वायलेंट हो गया ये। ठीक है, अब जब ये सीन बहुत वायलेंट हो गया, लोग बहुत उग्र होकर इस तरह से रिएक्ट करने लगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और भी निर्दयता दिखाना शुरू की। यहाँ तो लोगों को मारा ही मारा, उन लोगों ने और निर्दयता से इन चीज़ों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। वो चाहते थे कि लोगों के अंदर डर आए और लोगों को जलील भी किया जाए। ठीक है, वो लोगों को डराते भी थे और लोगों को जलील भी करने लगे, ताकि दोबारा कभी वो इंसान इस तरह के मूवमेंट में ना जुड़े। क्या क्या किया उन्होंने देखो। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड। लोगों को जमीन पर नाक रगड़वाई गई। ठीक है, सत्याग्रहियों से, जो लोग सत्याग्रह का रास्ता लेके जा रहे थे उनका नाक रगड़वाया गया। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, रास्तों में उनको रेंगवाया गया, जैसे जानवर रेंगते हैं वैसे रेंगवाया गया उनको। डू सलाम, उनके जो ऑफिसर्स वगैरह थे उनको सलाम करवाया गया कि सबको सलाम मारो। ठीक है, मतलब बेइज्जत करने के लिए कि तुम्हारी बेइज्जती की जा रही है। पीपल वर फ्लॉग्ड, लोगों को कोड़े मारे गए, चाबुक से मारना। ठीक है, फ्लॉगिंग करना मतलब चाबुक से भी होता है, ठीक है, या फिर डंडे से भी, स्टिक या विप से, स्टिक या विप से। ठीक है, पीटना, टू बीट विथ स्टिक और विप। ठीक है, मोस्टली विप के लिए मतलब चाबुक के लिए यूज किया जाता है। लोगों को कोड़े मारे गए, चाबुक मारे गए मतलब। फिर कुछ विलेजेस जो गुजरानवाला एरिया के आसपास, जो कि पंजाब एरिया में पड़ता है। कौन सा पंजाब? जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, पंजाब पता है ना, इंडिया में भी है और कुछ पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ गुजरानवाला एरिया पड़ता है, उसके आसपास के कुछ गाँवों में बॉम्बिंग भी की गई, वहाँ बॉम्ब भी गिराए गए। मतलब लोगों के अंदर एकदम डर डाल दो, लोगों के अंदर एकदम जलील कर दो लोगों को हर तरह से, और डरा दो ताकि दोबारा ये कभी इस तरह के मूवमेंट में ना जुड़े। इस तरह का वायलेंस देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। गांधी जी ने ये मूवमेंट रोक दिया। जो सत्याग्रह था हमारा, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उसे बंद कर दिया गया। इस डायर से जब पूछा गया कि डायर तुमने ऐसा क्यों किया, लोगों पर ओपन फायर क्यों किया, तो डायर ने जवाब क्या दिया था कि मैं लोगों के अंदर डर डालना चाहता था और मैं लोगों को सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, मतलब ये सब करने के बाद भी उसके अंदर कोई अंदर से ये नहीं था कि मैंने इतने लोगों को मार दिया है बेरहमी से। ठीक है,
तो थे ऐसे लोग, ये लोग। तो ये बात हो गई कि गांधी जी का ये सत्याग्रह यहाँ पर काम नहीं हुआ, फेल हो गया। ठीक है, एक फेल होना तो नहीं कह सकते, बहुत से लोगों को जगा तो दिया उन्होंने, लेकिन जब वायलेंट हो गया तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को रोक दिया। चलते हैं आगे के टॉपिक पर कि आगे अब गांधी जी क्या करेंगे। तो रॉलेट सत्याग्रह बंद हो गया, गांधी जी ने रोक दिया। आगे क्या हुआ देखते हैं। अच्छा, रॉलेट सत्याग्रह के एक उसका कंक्लूजन निकल के आया कि इट वाज लिमिटेड ओनली टू सिटीज एंड टाउन्स। सिर्फ बड़े छोटे शहरों में ही रॉलेट सत्याग्रह का असर देखने को मिला, गांव वगैरह में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। मतलब जो मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, गांधी जी का सत्याग्रह वगैरह था, इसका इम्पैक्ट सिर्फ शहरों में दिख रहा था। अभी देहात के एरिया में लोग अभी भी इन चीज़ों से बहुत दूर थे। और बता दो तुमको कि 1947 तक हम आज़ाद भी हो गए ना, उसके बावजूद भी कई जगहों पर ना लोगों का मूवमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं रहा। कई जगहों पर ऐसा रहा। सोचो कि कितनी मुश्किल झेली होगी जिन लोगों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कुछ गिने चुने लोग बेचारे लगे रहते थे, बाकी लोगों का उनको सपोर्ट ही नहीं होता था, इसलिए तो 200 साल लग गए। और उसमें आपस में भी तो कुछ थे अंदर अंदर वाले। ठीक है, तो रॉलेट सत्याग्रह सिर्फ शहरों तक और टाउन्स तक के लिमिटेड रहा। तो गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि देखो अब कोई मूवमेंट करना है तो मूवमेंट बहुत बड़े तौर पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो था छोटे हिस्से में लिमिटेड था, फिर वहाँ वायलेंट हो गया, प्रॉब्लम्स होने लगी। ब्रिटिशर्स भी काफ़ी अच्छे से इसको कंट्रोल करने में कैपेबल थे। अब भाई अगर पूरे इंडिया में एक साथ अगर प्रोटेस्ट चालू हो जाए, सोच लो हर एक आदमी इंडिया का अगर प्रोटेस्ट करने लगता उस टाइम, तो क्या ब्रिटिशर्स बम या कुछ भी मार के, मिसाइल मार के भी रोक पाते? नहीं रोक पाते। तो गांधी जी का यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मूवमेंट में जोड़ सकें, बड़े स्केल पर मूवमेंट चलाएं। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, वो ज़रूरत थी ये वाली, हिंदू मुस्लिम्स को साथ लाना। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, क्योंकि देखो आज़ादी की लड़ाई चल रही है। सोचो 1919 का टाइम आ चुका है, ऑलमोस्ट 150 साल से ऊपर बिता चुके हैं अंग्रेज इंडिया में, और हम हिंदू और मुस्लिम अभी भी लड़ रहे थे वहाँ पे। ठीक है, मुस्लिमों का कुछ अलग मैटर था, हिंदुओं का कुछ अलग मैटर था, कुछ अलग लीडर लगे हुए थे लड़ाई में आज़ादी की, है ना। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर बड़े स्केल पर मूवमेंट चलाना है तो हमको हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में जोड़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना बड़ा मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज़ को लाने के लिए, मतलब हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ लाने के लिए उनको एक मुद्दा दिखा। वो क्या था? खिलाफत इशू। ये क्या है खिलाफत इशू, इसको देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। ठीक है, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। ठीक है, जिसमें ओटोमन टर्की की हार हो गई थी। ठीक है, ओटोमन टर्की हार गया। ओटोमन टर्की मतलब टर्की एम्पायर है, ओटोमन टर्की में एक एम्पायर था। ठीक है, इस एम्पायर की हार हो गई, मतलब यहाँ के राजा की हार हो गई। फिर क्या हुआ, वहाँ कुछ अफवाहें फैल गई पूरी दुनिया में। There were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor खलीफा। अच्छा, जो ओटोमन के एम्परर थे, जो वहाँ का राजा था, ऐसी अफवाहें फैली कि उस राजा के ऊपर बहुत सारी पीस ट्रीटीज इंपोज कर दी जाएंगी और बहुत ही खतरनाक ट्रीटीज इंपोज कर दी जाएंगी। मतलब उसके पावर्स छीन लिए जाएंगे, उसके पैसे छीन लिए जाएंगे। ऐसे जैसे कि आपने पढ़ा था ना जर्मनी वाले केस में, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी का भी तो यही हुआ था। जर्मनी भी हारा था, जर्मनी के बहुत सारे हिस्से बांट लिए गए थे, कुछ देशों ने बांट लिए, फ्रांस को कुछ हिस्सा, कुछ उसको अलग अलग दे दिया गया। फिर उसके ऊपर वो वॉर कंपेंसेशन लगा दिया गया था कि तुम्हारा इतना हिस्सा, हमको तुम्हारा पैसा वॉर कंपेंसेशन के रूप में चाहिए। वो जो देश जीते थे, जिनका नुकसान हुआ था, नुकसान की भरपाई करने के लिए जर्मनी से पैसे निकाले गए थे, है ना। तो वैसे ही कुछ हार्श ट्रीटीज साइन कर दी जाएंगी, इंपोज कर दी जाएंगी, किसके ऊपर? ओटोमन टर्की के ऊपर। ऐसा अफवाह फैली थी। ठीक है, इसका कोई फैक्ट नहीं आया था, सिर्फ ये अफवाहें थी। ठीक है, तो इन अफवाहों के चलते खलीफा क्या होता है ना, जो इस्लामिक होते हैं ना, जो मतलब सारे मुस्लिम कम्युनिटी के हेड, ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो सब के जो हेड होते हैं, इस्लामिक लीडर जो सबसे बड़े होते हैं, उनको कहा जाता है खलीफा। तो जो ओटोमन टर्की के जो एम्पायर थे ना, जो राजा थे ना, उनको खलीफा का दर्जा मिलता था। तो इसलिए जो मुस्लिम्स थे वो काफ़ी नाराज़ थे कि भाई जो हमारे हेड हैं, ठीक है, पूरे मुस्लिम के जो हेड हैं, उनके ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, उनकी पावर्स वगैरह छीन ली जाएंगी। तो उससे वो लोगों को प्रॉब्लम थी।
तो इसी चीज को डिफेंड करने, उनकी पावर्स को डिफेंड करने के लिए, टेम्परर मतलब उस टाइम की उनकी जो पावर्स थी, उन पावर्स को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में, ठीक है, मार्च 1919 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। क्लियर है? क्यों बनाई गई थी खिलाफत कमेटी? जो ओटोमन के एम्पायर थे उनकी जो पावर्स हैं, ठीक है, इनको ऐसी अफवाहें थी कि इन पावर्स छीन ली जाएंगी, इनके ऊपर हार्श ट्रीटीज लगा दी जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए और उनकी पावर्स को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी कि हम उनके लिए मतलब आंदोलन करेंगे, उनके लिए आवाज उठाएंगे, ऐसा, ठीक है, ताकि दूसरे देश भी सपोर्ट में आए। अच्छा, कुछ यंग मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे कि दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने गांधी जी से इस रिगार्डिंग डिस्कशन किया, क्योंकि इनको पता चल गया था ना कि गांधी जी देखो बड़े स्केल पर लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं, लोगों में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लोगों को अपने साथ जोड़ने का इनके पास टैलेंट है। तो इन्होंने इनके साथ डिस्कशन किया कि गांधी जी हमको इस मूवमेंट के लिए भी बहुत बड़े अमाउंट में लोगों को अपने साथ जोड़ना है, ठीक है। तो गांधी जी को ये एक अपॉर्चुनिटी लगी। क्या अपॉर्चुनिटी लगी? कि देखो जो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, ये मुस्लिम लीडर्स थे कुछ बड़े इंडिया में, कि ये लोग भी बड़ा एजिटेशन चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े खिलाफत इशू के लिए, ठीक है। इनकी जो खिलाफत कमेटी थी वो खिलाफत इशू पे थी कि मतलब जो ओटोमन की जो पावर्स छीन ली गई हैं, वो पावर्स को मतलब पावर्स छीन ली जाने वाली थी, ऐसी अफवाह थी, वो छीन ली ना जाए, वो उनकी पावर्स बरकरार रहें, उसके फेवर में इनको एक बड़ा सा रेवोल्यूशन करना था। तो इनको बहुत सारे लोगों को उस रेवोल्यूशन से जोड़ना था, ठीक है। गांधी जी ये देख रहे थे कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है, ठीक है, उसमें भी मुझे बड़े स्केल पर, आपने देखा ना यहाँ पर गांधी जी को रियलाइज हुआ कि बड़े स्केल पर मूवमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो बड़े स्केल पर मूवमेंट करने के लिए उनको ज़्यादा लोग इस मूवमेंट में भी चाहिए थे, यानी कि स्वराज की लड़ाई में भी उनको बड़ा पब्लिक गैदरिंग चाहिए था। स्वराज की लड़ाई समझना, स्वराज मतलब खुद का राज, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई, ठीक है। तो गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि इन लीडर्स को भी ज़्यादा लोगों की जरूरत है खिलाफत इशू के लिए, और स्वराज की लड़ाई में भी हमको ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। तो ये मुस्लिम लोगों को इस तरह से लड़ना है और जो कुछ हिंदू लीडर्स हैं वो इस तरह से जा रहे हैं, तो क्यों ना दोनों को यूनाइट कर दिया जाए, ठीक है। तो गांधी जी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है जहां हम हिंदुओं और मुस्लिमों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो जब हिंदू और मुस्लिम जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, देखो इनको भी ज़्यादा लोगों की जरूरत थी, तो जो लोग स्वराज की लड़ाई में लगे हुए थे वो सबका सपोर्ट इनको मिल जाएगा, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट बड़ा हो जाएगा, है ना, खिलाफत मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए मुस्लिम थे वो लोग भी इस स्वराज की लड़ाई में जुड़ जाएंगे, यानी कि कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे। उस टाइम कांग्रेस ही थी सब कुछ, मेन देखा जाए तो पार्टी में वही थी, पार्टी क्या और कोई पार्टी नहीं थी, वही पार्टी ही थी। और भी लीडर्स थे, बाद में अलग अलग पार्टियां बनी, ठीक है, लेकिन उस टाइम देखा जाए तो मोस्टली जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे, और वही लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इस तरह की मीटिंग वगैरह में। बाकी कुछ रिवोल्यूशनरीज थे जो कांग्रेस से मतलब नहीं रखते थे, ठीक है, वो लोग अपने ही तरफ से रिवोल्यूशन करते थे, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह हैं सब, वो अलग ही तरह के रिवोल्यूशनरीज थे। वो क्या कहा जाता है उनको, एकदम जोशीले वाले, ठीक है, रेडिकल्स, है ना। तो उनकी अलग स्टोरी है, उनके बारे में तो चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, तो जिनके बारे में दिया उनके बारे में देख लेते हैं भाई। तो कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे, ठीक है, उनको और ये जो मोहम्मद अली और शौकत अली और उनके साथ और भी कुछ लीडर्स होंगे, इन सबको गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कि सब मिलकर एक बड़ा मूवमेंट चलाएंगे जिसमें दोनों मुद्दा उठाया जाएगा, खिलाफत का भी और स्वराज का भी। क्लियर है? तो वो कहां डिसाइड हुआ था? कैलकाटा सेशन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कहां पर हुआ था ये? कैलकाटा में सेशन हुआ था, किसका? कांग्रेस का। कब हुआ था? सितंबर 1920 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। कब हुआ था? सितंबर 1920 में। कहां हुआ था? कैलकाटा में। तो कैलकाटा सेशन हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में। यहां पर डिसाइड हुआ था कि अब मुस्लिम लीडर्स और हिंदू लीडर्स, ठीक है, यानी कि स्वराज से जुड़े हुए जो लीडर्स थे, ये सब अब मिलकर एक बड़े तौर पर मूवमेंट चलाएंगे जिसमें हम खिलाफत इशू और स्वराज का इशू दोनों उठाएंगे, दोनों मूवमेंट को साथ लेकर चलेंगे। क्लियर है? तो यहां गांधी जी दोनों को साथ जोड़ने में सक्सेसफुल रहे थे, ठीक है। तो एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट की स्टार्ट हुई और इसको नाम दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसमें खिलाफत और स्वराज दोनों को साथ में लेकर बढ़ा गया, हिंदू मुस्लिम्स को साथ जोड़ा गया और एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने की तैयारी हो गई। कब हुआ? सितंबर 1920 में। कहां हुआ? कोलकाता सेशन में डिसाइड हुआ, ठीक है।
तो इस यूनिटी के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे कैसे आगे आगे क्या इवेंट्स हुए ये डिस्कस करेंगे हम अगले एपिसोड में, ठीक है। सारी पिक्चर आज ही जान जाओगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय, जय हिंद।